Hello to all the viewers. I am Mohammad Aqib from Department of English, Jamia Millia Islamia. Today, I have with me Mr. Raghib Akhtar, and he's here to talk about his YouTube channel and website, Bazgasht. We'll be talking about how Bazgasht was started, what its journey has been so far, what were the high points, low points, and how the process of digitizing Urdu literature has been taken by or received by the viewership or the readership of Bazgasht. So, इस्तकबाल है रागिब भाई आपका। हुजूर, मैं बातचीत यहीं से ही शुरू करना चाहता हूं कि आप बताएं कि बाज़गश्त की शुरुआत कब हुई और किस तरह हुई, फिर हम आगे की बात करते हैं। बाज़गश्त की शुरुआत, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जानना चाह रहा हूँ बाज़गश्त क्या है, उसके मसाइल क्या हैं। मेरा पहले तो बाज़गश्त, रागिब भाई, ये जो माइक है शायद माफ कीजिएगा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको अपनी क्लोज रखना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले तो एक नॉइस कैंसलेशन की वजह से Is it fine now? Yeah, better. सबसे पहले तो जो बाज़गश्त के हवाले से आपने जानना चाहा, उसके मसाइल जानने चाहे, तो उसके लिए शुक्रिया। और बाज़गश्त की शुरुआत का जहाँ तक ताल्लुक है, बाज़गश्त 2008 में शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत हुई थी, दरअसल ये रागिब अख्तर के लिए नहीं हुई थी, या रागिब अख्तर सोल उसके वो नहीं थे, प्रोप्राइटर नहीं थे, या उसके गोए रवा नहीं थे, बल्कि वो शुरुआत हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन के साथ। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन का एक वो था, एक प्रोजेक्ट था, वो ऑडियो विजुअल लिटरेचर के हवाले से। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा कि हम लोग ये कुछ करना चाहते हैं, और चूँकि आप तो इस पर कुछ काम कर रहे हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि आप जुड़ें। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह है आपके पास, तो बताइए आप। तो उस वक्त मैंने कहा था कि कॉन्सेप्ट मेरे पास ऑडियो विजुअल मैगजीन का है, जो सहमाही मैगजीन होगी, हर 3 महीने के बाद हम लोग उसको व्यूअर्स के सामने ले जाएंगे, और वो टेक्स्ट की शक्ल में तो होगा ही, पीडीएफ की शक्ल में, साथ ही साथ ये होगा कि हम उसमें ऑडियो विजुअल कंटेंट जो है, जो चीज़ें हम टेक्स्ट में देंगे वो ऑडियो विजुअल कंटेंट में भी देंगे, और साथ साथ जो है वो आगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, वो इसका टेक्स्ट वाला रहने दीजिए, सिर्फ ऑडियो विजुअल पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ एक कर्मेंदु शिशिर शोधागार करके एक वो बनाया अपना पोर्टल अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन का, और उसमें कहा कि आप उसके तहत जो है वो अपनी चीज़ें डालिए। हालांकि ये चीज़ें बहुत लोगों को लगती हैं सुपरफिशियल टाइप की चीज़ें हैं, या मतलब ऑर्थोडॉक्स टाइप की चीज़ें हैं, लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना या उसके स्क्रिप्ट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना। लेकिन मेरे साथ मसला ये था कि वो प्रेमचंद और बाकी जितने उर्दू के बहुत बड़े बड़े अदीब हैं, आज हमारे पास ये मसला है कि उनको उर्दू का अदीब साबित करना मुश्किल है, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं। और वैसी हालत में अगर मैं उर्दू लिटरेचर का एक बड़ा सरमाया बगैर किसी स्क्रिप्ट के अगर किसी हिंदी पोर्टल के साथ अगर मैं शेयर करता, तो वो सारा हिंदी लिटरेचर कहलाता, उस पर उर्दू लिटरेचर का कोई टैग नहीं होता। और जर्मन्स अपनी जगह पर वो सही थे कि उनके उनके हिसाब से वो सारी हिंदुस्तानी ज़बानें हैं, वो हिंदुस्तानी ज़बानों के लिए काम कर रहे थे। तो हो सकता है उनके लिए ये मसला कोई बड़ा मसला ना रहा हो, लेकिन मेरे लिए एक मसला था। और भी है कि जो उर्दू है
और उर्दू सिर्फ एक ये नहीं, एक जबान ही तो नहीं है, मतलब कल्चरल आइडेंटिटी है, एक जो है, एक बहुत सारे लोग उससे एसोसिएट करते हैं अपने आप को, और उर्दू की अपनी यूनिक एक वो लिंग्विस्टिक उसका एसेंस है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि अब जानते बूझते हुए जो है मैं उसको डिफ्यूज नहीं करना चाहता था, या फिर जो कह लीजिए, तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया। बहुत सारे उनके जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स टाइप से वो बिहेव कर रहे हैं, यू शुड नॉट बी हैविंग लाइक दिस बिकॉज़ यू आर अ ट्रिक पर्सन, यू आर हैव अ डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम यूएस एंड दिस यू आर परस्यूइंग योर डॉक्टरेट डिग्री एंड यू शुड नॉट बी लाइक दिस। ये इट्स नॉट अबाउट कि मैं किसी जबान से नफरत करता हूँ या किसी, वैसा कुछ नहीं है। मतलब हिंदी उर्दू दोनों जबानें मेरी अपनी हैं। हिंदी के लिए भी अगर कभी जरूरत पड़ी, अगर सड़कों पर आना हुआ तो मैं आऊंगा। और आज भी जो एक्टिविज्म हिंदी के लिए मुझसे जो हो पा रही है वो मैं कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि हिंदी की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है जमीन पर, जिस तरीके से आप ये कीजिए। लेकिन ये होता क्या है कि फौरन आपको एक लिंग्विस्टिक जो पॉलिटिक्स है, लैंग्वेज पॉलिटिक्स है, उसका हिस्सा बना दिया जाता है, और आपसे कहा जाता है कि चूंकि आप मतलब एक खास जहनियत के लोग हैं, इसलिए जो है वो आप इस तरह से सोच रहे हैं, जो दुरुस्त नहीं है। हमारे पर्सपेक्टिव से कोई देखे तो वो दुरुस्त बिल्कुल नहीं है। तो बहरहाल वो उसके बाद फिर जो पैसे आए थे, जो फंड आए थे, वो मैंने वापस कर दिए उनको। मैंने कहा कि भाई ये फंड आप वापस ले लीजिए। मुझे बाज़गश्त नाम उसी वक्त मैंने ये कर लिया था, सिलेक्ट कर लिया था। और बाज़गश्त इसलिए किया था कि बाज़गश्त के साथ स्कोप बहुत बड़ा था। बाज़गश्त किसी भी चीज़ की हो सकती है, बाज़गश्त कॉन्टेम्पररी पोएट की भी हो सकती है, और बाज़गश्त जो है वो क्लासिकल जो पोएट हैं उनकी भी हो सकती है, क्लासिकल पोएट्री की भी हो सकती है। एको तो कहीं से आ सकती है, चाहे वो। तो इसलिए बाज़गश्त के साथ एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव था, तो बाज़गश्त मैंने नाम रखा। अब जाहिर सी बात है कि उसके बाद जब फंड नहीं रहे हमारे पास और बाकी चीज़ें नहीं रही, तो फिर उसको मतलब उस तरीके से चलाना मुश्किल था। तो फिर मैंने कहा कि यूट्यूब चैनल जो है वो एक शुरू किया जाए। और मेरे पास कॉन्सेप्ट ये था कि उर्दू जो बोलने वाला मुआशरा है, उस मुआशरे में सबसे बड़ी आज की डेट में जो क्राइसिस है वो ये है कि मतलब बच्चे आते हैं, यूनिवर्सिटीज में आते हैं, आप मिलते होंगे बहुत सारे बच्चों से कि वो आएंगे, दूर दराज के इलाकों से आते हैं, उर्दू जानते बहुत अच्छी हैं, उर्दू उर्दू जबान पढ़ी होती है उन्होंने, उर्दू जबान से वाकफियत होती है, बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े होते हैं उन्होंने, लेकिन उनका तलफ़ुज़, उनकी अदायगी, इस हवाले से उसमें मैं भी शामिल हूँ कि वो बहुत ज़्यादा उससे वाकिफ नहीं होते हैं। और यहाँ आने के बाद जब वो किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उनको सिर्फ उनकी बात सुन करके उनको दरकिनार कर दिया जाता है। यार ये क्या तुम मतलब तुमको उर्दू बोलनी तो आती नहीं है, तुम कहाँ से उर्दू में एमए करने चले आए, पीएचडी करने चले आए। मसला ये है कि क्या ये गलती उनकी है कि उनको हमने उर्दू बोलने वाला मुआशरा नहीं दिया। उन्हें उनकी तो जो लगन थी, उनकी जो मोहब्बत थी उर्दू से, वो उसमें मुखलिस थे। वो आए, उन्होंने उर्दू पढ़ा, बहुत सारे ऑप्शंस बहुत सारे लोगों के पास रहे होंगे, उन ऑप्शंस को छोड़ करके उन्होंने उर्दू पढ़ा, और उर्दू पढ़ने के बाद आपके पास आए हैं। और मसला ये है कि उस मुआशरे में थे वो जिसमें उर्दू नहीं बोली जाती है, उस तरीके से जिस तरीके से आप बोलते हैं, तो उनकी गलती तो थी नहीं। तो उसको भरने के लिए कहाँ कभी कोई कोशिश नहीं हुई। तो ये था कि ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट जो है उर्दू की नस्र और उर्दू के मतलब जो नज्म है वो सब, मतलब हम ये करते कि उनको मतलब ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में जो है वो ट्रांसफर करके लोगों तक पहुंचाते, और कोशिश करते कि अगर बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ नहीं, तो कम से कम नियर परफेक्ट जो है ट्रांसलेशन इसके साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ जो है हम उनको उन तक पहुंचाते। ठीक है, जिसकी कोशिश बहुत कम हो रही थी उस वक्त, जिस वक्त मैंने शुरू की थी। तो फिर खैर वो शुरू हुआ वो सब कुछ, और खामोशी के साथ चलता रहा। फिर ये हुआ कि 2020 में वो YouTube चैनल हमारा YouTube वालों ने जो है वो डिलीट कर दिया बगैर बताए हुए कुछ, और कुछ चीजें थी मतलब जिसको हम समझ नहीं पाए। और अब ये हुआ कि फिर दोबारा से इसको शुरू करना पड़ा है। तो यही है इसकी जर्नी। ओके ओके सो अभी तो आपका जब इसमें बीच में इंटरप्शन हुआ तो आपकी
जो रीडरशिप थी तब की पुरानी, और अब जब दोबारा आपने नया शुरू किया, तो जो आपकी रीडरशिप थी, तो वो सारे तमाम रीडर्स वही हैं, व्यूअर्स वही हैं, या कुछ नए लोग जुड़े नए सफर में? पता नहीं, बहुत सारी चीजें तो आप सब्सक्राइबर्स तो आप देख नहीं पाते हैं, कौन कौन लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो एनोनिमस सब्सक्राइबर्स होते हैं बहुत सारे। कुछ लोग जो होते हैं शायद वही होंगे, या हो सकता है कि उन लोगों तक कभी पहुंची ही नहीं होगी चीजें, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि बहुत ज्यादा मतलब ऑडियंस का वो ये नहीं है हमारे पास। बहुत नीश, मतलब एक तरीके से वो आप समझ लीजिए कि वो एक ये है ऑडियंस होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब क्योंकि सीरियस पूरी तरह से सीरियस लिटरेचर जो है वो किसी को बहुत सूट नहीं करता है। वो तो ये होता है कि बहुत थोड़े से लोग उसके साथ आते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन ये है कि जो लोग जुड़ते हैं वो लोग बहुत मतलब उसके साथ सीरियसली जुड़ते हैं। मतलब वो हर चीज को देखते हैं, हर चीज पर जो है वो अपनी राय देते हैं। अभी भी आप जाकर के गालिब वाली जो सीरीज है उस पर जाकर देखिएगा तो आपको लगेगा कि लोग न सिर्फ ये कि उसको देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि जहां जहां गलतियां होती हैं उन गलतियों की भी निशानदेही करते हैं कि आपने रॉ में जो है इस चीज को ये पढ़ दिया और आपको पता नहीं रहा, बाकी सब चीजें बहुत अच्छी हैं लेकिन यहाँ पर गलती हो गई। जी। उसको हम लोग भी जो है वो खुले दिल से एक्सेप्ट करके तो फिर उसके बाद आगे कोशिश करते हैं कि उस तरह की गलतियां ना हो, और अगर मुमकिन होता है तो फिर वो उसकी क्लैरिफिकेशन जो है अगली वीडियो में दे देते हैं। सो जो कंटेंट बाज़गश्त पे आता है, उसमें जो रीडर्स हैं, जो या जो भी व्यूअर्स हैं, वो लगातार पार्टिसिपेट करते हाँ हैं कि उसमें वो फीडबैक, हाँ उसमें पार्टिसिपेट फीडबैक जी। करते हैं? उसमें सिर्फ वाह वाह नहीं मतलब वो लोग करते हैं, बल्कि वो ये होता है कि उसमें वो क्रिटिकली उसको एनालाइज कर करके उस पर अपना व्यू भी देते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है कि वो जी। सिर्फ जो है वो ये नहीं करते हैं कि हाँ भाई वाह बहुत अच्छा काम कर दिया आपने। वो करते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि भाई वो यहाँ पे गलती हो गई है और इस गलती को सुधारनी। तो जिन परेशानियों का या जिन ज़रूरतों की तरफ आप इशारा कर रहे थे जब पहले सवाल कि हम लोग बात कर रहे थे, तो जो आपने कहा कि ऑडियो विजुअल मीडियम के ज़रिए आप उन चीज़ों को, उन इश्यूज़ को एड्रेस करने का आपने उनको एक बेहतर मीडियम समझा। तो ऐसा, इसकी कोई ख़ास वजह है कि आपने, मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका था, होता है ना, हमारा प्रिंट का तरीका होता था, लेकिन ज़ाहिर है आप 2008 में कर रहे थे, तो उस वक्त तो डिजिटल चीज़ें काफ़ी मैसर थी। तो उस वक्त ऐसा क्या था आपको कि ये लगा कि दिस विल बी अ बेटर मैं मीडियम मैं बता टू डू इट? मैं, मैं बता रहा हूँ, एमफिल जो मैंने किया था वो साइबर स्पेस पर किया था, लिटरेरी साइबर स्पेस के मौजूद पर किया था। ओके, ओके। लिटरेरी साइबर स्पेस पर जब मैं वो काम कर रहा था उस वक्त बहुत सारी कुछ स्टडीज मेरे सामने आई, और फिर मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप पढ़ते हैं तो आप 10% आप ग्रैस्प कर पाते हैं, फिर अगर आप उसको सुनते हैं तो फिर वो 30% तक कुछ चीजें चली जाती हैं। हम्म। या मतलब कुछ इसी तरह का डेटा था कि 3 फोल्ड जो है वो आपके उसमें जो है वो इजाफा हो जाता है, आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है एक बार पढ़ने के बाद अगर आप उसको दोबारा से सुनते हैं। और बात भी दुरुस्त थी कि आहंग के साथ जो चीज आपके जहन पर मतलब आकर के आपके जहन से टकराती है, खास आहंग के साथ, मिसाल के तौर पर गाने, हमको बहुत पुराने पुराने गाने हैं वो हमको याद रहते हैं, लेकिन उसी तरह उसी गाने की जैसी कोई नज्म जो है वो आपने पढ़ी और भूल गया, आज आपको याद नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं उस आहंग का उसका जो है आपको उस पर असर पड़ता है। दूसरी चीज ये कि मैंने बताया कि वो जो एक बहुत बड़ा उसका जो मुहर्रिक था वो ये था कि लोगों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से आशना करना, या कम से कम मैं जिसको दुरुस्त समझता हूँ उस तलफ़्फ़ुज़ से आशना करना जो है वो एक बहुत बड़ा एक उसका मुहर्रिक था, और वो किया मैंने। तो ऑडियो विजुअल का मामला ये था कि ऑडियो विजुअल जो आप कह रहे हैं 2008 में चीजें, देखिए ऑडियो विजुअल के साथ मसला ये है कि आप ऑडियो विजुअल बहुत बड़ा एक मीडियम है और उसके स्कोप्स बहुत ज्यादा हैं। जाहिर है जी। आपके हम जैसे लोगों के लिए तो सिर्फ एक माइक्रोफोन खरीदना, जो 20,000 रुपए का माइक्रोफोन होता है, 20-25,000 रुपए का एक रिसेंट माइक्रोफोन आता है, वही खरीदना एक बहुत बड़ा मसला होता है कि 20,000 रुपए एक साथ आप इन्वेस्ट कैसे करें। हम्म। सबसे पहली बात यही होती है। फिर उसके बाद ये होता है कि फिर आप अगर विजुअल चाह रहे हैं तो नॉर्मल विजुअल जो है वो आप उसके लिए कोई ना कोई एक डेडिकेटेड कैमरा खरीदते हैं, 40-50 हज़ार रुपए से कम में कोई कैमरा नहीं मिलता है।
ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे जाइए, ऑडियो विजुअल का सबसे बड़ा आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि अगर मतलब जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो है एनिमेशन, और एनिमेशन उर्दू वालों को मैसर नहीं। अच्छा। वजह यह है कि एनिमेशन जो है वो काफी महंगा मतलब वो है, काम है एनिमेशन करना, एनिमेशन करवाना वक्त भी लगता है, और दूसरी चीजें को उर्दू वाले उससे जो है नावाकिफ भी हैं। तो सवाल ये है कि एनिमेशन का जो आपकी, अब मैं हूं ना, मैं एक मतलब नौजवानों को या एक खास उम्र के लोगों को कैटर कर रहा हूँ, लेकिन ये तमाम चीजें बेसूद हैं जबान के हवाले से। वजह ये है कि वो बच्चे जो अभी नर्सरी से आगे बढ़ रहे हैं वो आपकी चीजें कहाँ देख रहे हैं, वो उर्दू कहाँ देख रहे हैं, ना वो उर्दू जबान में उनको चीजें दी जा रही हैं। आप हिंदी में भी जाकर के देखिएगा, हिंदी में भी चीजें अच्छी नहीं है, वो आपको मराठी, गुजराती, इन सब चीजों का आपको वो मिलेगा बहुत सारा। मतलब हिंदी भी बोली जा रही है तो वो, अब मेरा बच्चा उस दिन पढ़ रहा था तो उसको औ पढ़ना था, ठीक है, वो औ इस तरह से पढ़ना था, वो औ पढ़ रहा था। मैंने कहा ये औ कहाँ से पढ़ा तुमने, तो उसने कहा कि इट इज इन द वीडियो। तो मैंने देखा तो वाकई वो औ था। औ इसमें जो है मराठी में औ ही बोला जाता है, मराठी में औ नहीं होता है, लेकिन हिंदी में औ होता है। उसी तरीके से आज जब आप इधर आइएगा, उर्दू में आइएगा, उर्दू में फौरन जो है ना वो, भाई उर्दू में इतना मतलब, या हम हमेशा जो है ना जेर को, मजहूल जो जेर का साउंड होगा वो मजहूल साउंड हमारे पास है ही नहीं, सीधे सीधे हम उसको इतना कर देते हैं। इतना नहीं होता है यार उर्दू में। कहीं पर फितरत पढ़ा जाएगा लेकिन हर जगह पर फितरत वो मतलब उसी तरह की प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी जिस तरह से फितरत में जो है वो मजहूल प्रोनाउंसिएशन नहीं है जेर। तो अब जैसे आज की डेट में जितना वो हो रहा है, मतलब जो ट्रांसलिटरेशन हो रही है उर्दू की, उस ट्रांसलिटरेशन में आप देखिए कि सारे को जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से आप ई के साउंड में जेर को ले रहे हैं, इक इक बोल रहे हैं आप, इक नहीं होता है उर्दू में, इक कहाँ होता है यार। एक एक हुस्न की देवी से, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, इक नहीं होता है ना। वो इक इक जो है लोगों को बोलने की आदत होगी, इक कहाँ होता है यार, है ना। तो मतलब होता क्या, एक होता है और एक होता है, वो मतलब इस तरीके से होता है बहुत सारी जगहों पर। इक मतलब बिल्कुल इक नहीं होता है, थोड़ा सा आप उसको ये कर सकते हैं, लेकिन एकदम लोग इक पढ़ देते हैं, अब आदत पड़ती जा रही है लोगों को। तो ये आपकी मजबूरी ये है कि आपके पास उस तरह का कोई आपने मतलब वो तरीका नहीं अपनाया कि किस तरीके से उसको आप ट्रांसलिटरेट कर सकें, ठीक है। और अपनी मजबूरी को आपने लोगों के ऊपर वो थोप दिया, आप लोग वही पढ़ रहे हैं, और आप जो है ना वो समझ रहे हैं कि भाई वो बहुत बड़ा काम हो गया, तो काम कहाँ हुआ। तो ये सारी चीजें तो हैं, और उर्दू में अभी बहुत बड़ा काम करना बाकी है इन हवालों से, कि भाई दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन को आप समझिए, दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन को समझ करके, क्योंकि अरबी में देखो, अरबी में वो है कि अरबी में आपके पास मतलब मजहूल प्रोनाउंसिएशन नहीं है, लेकिन उर्दू में है। तो उर्दू में आप उसी तरीके से ये करेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि औ जो है, औ उ औ, तो भाई वो आपके पास जो प्रोनाउंसिएशन है, आप जे पेश रहेगा तो पेश पे आप ओ भी पढ़ेंगे, है ना, और पेश पे आप जो है ना वो ऊ भी पढ़ेंगे ना। तूल देना वहां पे भी पेश है ना। और जब आप पढ़ते हैं तोता, तो तोता पे भी पेश है, ठीक है। वाव तो दोनों जगह पे पेश है। तो कहाँ पे मजहूल है, कहाँ पे मारूफ है, ये चीजें आप जो है वो समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो वो समझते नहीं है। अब आपने क्या किया कि दोनों के लिए एक पैरामीटर ही बना दिया, तो फिर तो दिक्कत ही होगी। तो बहुत काम जी करना बाकी है वो उर्दू में। जी जी जी। सो इसीलिए आपको लगता है कि वो जो ऑडियो विजुअल मीडियम है ऑफ कोर्स अ बेटर मीडियम, बिकॉज़ दैट दीस थिंग्स, बिल्कुल बिल्कुल, दीस नुआंसेस कैन नॉट क्योंकि बी वहां पर कन्वेड आप इन द डिफ्रेंशिएट, टेक्सचुअल थिंग। हाँ वहां पे जी वहां पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वहां पर आप बोल रहे हैं, वो समझेंगे कि हाँ कहाँ पर क्या करना है। सो जैसे जो आप कंटेंट सेलेक्ट करते हैं बाज़गश्त यूट्यूब चैनल के लिए या बाज़गश्त वेबसाइट के लिए, सो अदर देन द यू नो एडवांटेज ऑफ मीडियम, जो आपका विजुअल या ऑडियो का मीडियम है, उसके एडवांटेज के बगैर
ये कंटेंट का भी कुछ इसी प्रकार से ही चुनाव होता है क्या कि ये चीजें, ये नुआंसेस कन्वे हो, या वो किसी दूसरे तरह से चुने जाते हैं नहीं देखिए, इसके लिए, चैनल्स के लिए? हमने सबसे पहला तो ये है कि चूंकि बाज़गश्त पर किसी और की कोई मतलब मालिकाना हक किसी का नहीं है, ठीक है, जी जी लिहाजा वहां पर तो मैं आजाद हूँ कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, जी जी लेकिन मैंने शुरू से ही खुद को आजाद नहीं रखा है, क्योंकि हो सकता है मेरे कुछ मतलब बायसेस हों, मैं कुछ मतलब किसी को अच्छा समझ रहा हूँ और वो अच्छा ना हो, जी है ना, जी या हो सकता है कि मैं किसी को खराब समझ रहा हूँ, वो खराब ना हो। तो वहां पर ये होता है कि बहुत सारी चीजें जहां पर मुझे शक होता है कि ये चीजें पता नहीं मतलब मैं इसमें सही फैसला कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या हो सकता है आजाद नज्मों के हवाले से मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि ये वाकई नज्म है कि नहीं, है ना, नसरी नज्म के हवाले से, खासतौर पर आजाद नज्म के हवाले से नहीं, नसरी नज्म के हवाले से मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि यार वाकई ये नज्म हुई कि नहीं, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं जानता हूँ। तो वैसी हालत में मैं ये करता हूँ, किसी ऐसे आदमी से मशवरा कर लेता हूँ, तो उसके लिए मैंने वो मतलब लगभग 5-7 लोगों की एक टीम बनाई हुई है ना। टीम क्या मतलब वो बड़े लोग हैं, मतलब मुझसे तो काफी बड़े हैं और अपनी अपनी जगह पर बहुत मोतबर लोग हैं, है ना। उन लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा कि सर अगर वो कभी इस तरह की चीजें होती हैं तो मैं आपके पास भेज दिया करूंगा, तो जरा सा आप मुझे उस पर रहनुमाई करें। तो ये होता है कि वहाँ कंफ्यूजन की हालत में मैं उन लोगों के पास चीजें भेज देता हूँ और वो लोग फिर फैसला करते हैं कि ये चीजें जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, और मैं मतलब उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगली बार फिर उनसे मिलना है, अगर वो चीजें चली गई तो फिर वो मुझसे कहेंगे या तो फिर मेरे पास भेजते क्यों हो अगर वो तुमको माननी ही नहीं है बात, तो मैं वहां पर रिस्पेक्ट करता हूँ। ओके ओके। सो अभी जैसे इसको चलाने में, मेंटेन करने में, वेबसाइट को, चैनल को, तो जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं या कुछ बजट, डेफिनेटली कुछ पैसा तो रिक्वायर होता ही होगा। सो वो सब कैसे मैनेज करते हैं आप? नहीं वो तो शुरू से यही हो रहा है कि वो मतलब खुद पैसे लगाने पड़ रहे हैं, और शायद ये कॉस्ट है उर्दू अदब से अपने आप को वाबस्ता रखने की, एक कॉस्ट है, एक मतलब सब्सक्रिप्शन फी है जो मैं दे रहा ओके। हूँ, और वो समझिए कि वो उसके लिए ये होता है कि, और मुझे मालूम है यूट्यूब से जो है वो इतना कुछ नहीं आता है कि जिससे आप अपने इसके अखराजात पूरे कर सकें, वो नहीं आए और कभी आएगा भी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कभी आएगा, क्योंकि वो उस तरह का कंटेंट ही नहीं है हमारे पास। हम उस कैटेगरी को मतलब कैटर ही नहीं करते हैं जिसमें मतलब बहुत ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट वो नहीं होती है, बहुत थोड़े से लोग आते ये हैं आपके आकर के कंटेंट, अपना। बिकॉज ऑफ द कंटेंट यू चूज? यस 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 यस, ओके। एंड आई नो आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट दिस, है ना, कि इसमें बहुत ज्यादा जो है इसकी एक्सपेंशन नहीं हो सकती है, बहुत कम लोग होंगे, चाहे मैं आज 1 लाख रुपया जो है वो हर महीने अगर इस पे एडवर्टीजमेंट पे भी खर्चा करने लगूं फेसबुक से, तब भी मेरे पास बहुत ज्यादा उस पर फर्क नहीं पड़ेगा मेरी ऑडियंस पे, है ना, या आएगी भी तो सुपरफिशियल ऑडियंस होगी, कुछ दिनों बाद वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी। तो वो इसी तरह का कंटेंट है, तो इस पर नहीं होता है, तो बहरहाल वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, और मुझे लगता है कि वो रहेंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होने वाली इसकी नहीं, लेकिन सवाल ये है कि वो धीरे धीरे लोगों की तरबियत, हो सकता है कि 10 लोग भी अगर उस तरह के अगर आ गए जो मतलब आगे इसी तरह की चीजें आगे कैरी करें और फिर उसके बाद से उनका एक हल्का बने, तो शायद हो सकता है कि, क्योंकि आज ये तरबियत भी बहुत जरूरी है आपके इसमें जो है ना, माशरे में एक लिटरेचर की तरबियत होती है, म्यूजिक की तरबियत होती है, आर्ट के हर फन हर शोबे की तरबियत होती है। आज की डेट में आप अचानक किसी को कहेंगे कि आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है ना वो समझने लगी है, तो वो कैसे समझेगा, है ना, वो एब्स्ट्रैक्शन को समझता ही नहीं है, वो जाकर के वो मतलब झूठ मूठ का तो कह सकता है कि हाँ वाह 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 बहुत अच्छा लग रहा है, वाह कितनी अच्छी चीज है ये, लेकिन क्या वो वाकई उन कलर्स को समझ रहा है, उस कॉम्बिनेशन को समझ रहा है, उस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, वो नहीं समझेगा, ठीक है। उसी तरीके से जो सीरियस लिटरेचर है, सीरियस लिटरेचर के वो अप्रिशिएट करने वाले लोग कम होते हैं, और उसको आपको उस तरह का माहौल बनाना पड़ता है, और वो माहौल धीरे धीरे अगर वो बनता है, अगर उस माहौल में मैं कुछ थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ, तो शायद यही अदब के लिए मेरी खिदमत है।
बहुत बहुत शुक्रिया रागिब भाई। मेरा ख्याल है हम लगभग सारी पॉइंट्स जिन पर मुझे आपसे सवालात करने थे और जवाब जानने थे वो मिल चुके हैं। और ये बस एक आखिरी बात और मेरे जहन में आ रही थी कि इसके बाद मेरा ख्याल है हम इंटरव्यू को स्टॉप कर सकते हैं कि ये अभी हाल के दिनों में जैसे जो अभी पिछले कुछ टाइम में पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर होने लगे हैं और दूसरे पोर्टल्स ने भी जो उर्दू के लिए ही इस वक्त काम कर रहे हैं उन्होंने पॉडकास्ट वगैरह का ये शुरुआत की है। तो अभी रिसेंटली आपके जो बाज़गश्त की ऑडियंस है, क्योंकि आप भी जो है वो ऑडियो विजुअल मोड पर ही जाते हैं ज़्यादातर, और जो यूट्यूब पर भी हैं वो ऑडियो कंटेंट है बेशतर, है ना उसमें। तो इसमें अभी कुछ बदलाव हुआ है क्या आपकी व्यूअरशिप में रिसेंटली पॉडकास्ट के पॉपुलर होने के बाद, जब मेरा ख्याल है नहीं कुछ डिकोडिंग खास, गालिब आया हाँ इस तरह? नहीं कुछ खास नहीं हुआ है। हाँ डिकोडिंग गालिब का ये मानना जरूर है कि डिकोडिंग गालिब के हवाले से मेरी अपनी भी उम्मीद उतनी नहीं थी जितनी उसको पजीराई मिली। डिकोडिंग और ख़ास तौर पर मैं बहुत सारे ऐसे लोग प्रोफेसर हजरात उर्दू के जिनको मैं जानता हूँ, है ना, और मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं थी, उन लोगों ने मतलब वो पैगामात भेजे, मैसेजेस भेजे और कहा कि बहुत अच्छा लगा, है ना। वो वो हमारे जो प्रोफेसर नारंग साहब हैं, है ना, उनका एक दिन मैसेज आया कि ये रागिब को मैंने सुना और तमाम चीज़ें तुमने बहुत अच्छा किया है, तुमने बहुत बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ किया, बहुत अच्छी उसकी की। और मुझे खुशी है कि नई नस्ल भी जो है वो गालिब के नए जाविये को तलाश कर रही है। अच्छा लगता है खासतौर पर इस हवाले से। जहां तक बात है पॉडकास्टिंग का और पॉडकास्टिंग के हवाले से, तो पॉडकास्टिंग के हवाले से क्या है कि आपके पास एक मतलब शेड्यूल के हिसाब से आपके पास कंटेंट तैयार होना चाहिए ना। मिसाल के तौर पर आज अगर मैं कहूँ कि ठीक है संडे के संडे मैं पॉडकास्ट करूंगा कोई चीज, है ना, तो वो पॉडकास्टिंग के लिए संडे के संडे मेरे पास वो कंटेंट तैयार होना चाहिए। मेरे पास वो सहूलत नहीं। मुमकिन है कि मैं एक दिन में 3 वीडियोस डाल दूं, उतनी मुमकिन है कि भाई वो मैं 2 महीने तक कोई कुछ भी ना डालूं। ओके ओके, सो तो बहुत ये मेरे रैंडम है साथ, कंटेंट का हाँ जनरेशन। रैंडम है मेरे साथ, हाँ मेरे साथ वो भी नहीं है। वजह क्या है कि वो मुझे अपने बहुत सारे काम देखने होते हैं जो मतलब जो अपनी फैमिली के लिए सर्वाइवल के लिए वो अपनी बहुत सारी चीजें जो करनी होती हैं, काम धंधा जो करना होता है, तो उसके अलावा जो है वो मेरे पास जो जितना भी बचता है ना। और कभी कभी ये भी होता है कि उस काम को छोड़ करके मुझे करना पड़ता है लेकिन वो मैं कभी कभी अफोर्ड कर सकता हूँ, वो हमेशा अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। राइट राइट। तो मैं बिल्कुल वो अपने काम को छोड़ करके और मैं फिर दिन रात इसी पर लगा रहा हूँ, तो फिर तो यार वो मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, फिर ना बाज़गश्त रहेगा ना मैं रहूंगा। राइट राइट। तो वैसे स्पॉटिफाई पर है हमारा वो चैनल अच्छा वगैरह बन गया है, अच्छा अच्छा। स्पॉटिफाई पर है। और वहां पर वो चीजें, लेकिन वही है कि वो चीजें हम यही डालते हैं तो यहाँ डालते हैं, उसी की ऑडियो फाइल्स जो है वो बाहर। चलिए राजीव भाई, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और तमाम बातें ये बताने के लिए, साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो that was Raghib Akhtar talking to us about he's been running this for, like he told us, since 2008, and he has been working really hard on collecting good literature and rare pieces of Urdu literature on YouTube, on his YouTube channel and his website. Thank you so much for talking to us, Raghib.